सर्कुलर चार्ज वायर। वो कह रहा है सर इसकी डेरिवेशन, बेटा इसकी कोई डेरिवेशन होती नहीं है, ये लॉ है सिर्फ, डेरिवेशन तो अब इसके बाद आएगी जो हम पढ़ेंगे ना। n टर्न्स के लिए ये आ रहा है p at सेंटर, अदरवाइज म्यू नॉट i by 2 है। बहुत सारी बुक्स में म्यू नॉट i by 2 r होता है, जहां पर r उस सर्कल का रेडियस। अपने रिमेम्बरेंस के लिए आप कुछ भी बोल दो, नो ऑफेंस, ठीक है ना। किसी ने एक लाइन लिखी है, ये उन बच्चों के लिए है जो आज से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि पता नहीं कैसे करेंगे, कैसे होगा। तो देखो, दिन रात मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन यहां कुछ लिखा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। So now let's start with the chapter number 4, magnetic effect of current. Magnetic effect of current की शुरुआत करते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो हम बायोट सावर्ट से, यानी सबसे पहले ओर्स्टेड अंकल से शुरुआत करके बायोट सावर्ट से मिलेंगे, इनसे मिलके इनके एप्लीकेशंस करेंगे। एप्लीकेशंस जैसे ही करेंगे तो हम एम्पेयर सर्किटल लॉ पढ़ लेंगे, तो हम एम्पेयर सर्किटल लॉ पढ़ लेंगे, और जैसे ही हम एम्पेयर सर्किटल लॉ करेंगे बेटा, तो इसके एप्लीकेशन यानी सोलेनॉइड और टोरॉइड कर रहे होंगे, और जैसे ही हम सोलेनॉइड और टोरॉइड करेंगे तो हम फिर फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद फोर्स ऑन कंडक्टर कर लेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कर लेंगे, फिर टॉर्क ऑन अ कॉइल पढ़ लेंगे, टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट करते ही फिर हम एमसीजी की तरफ बढ़ जाएंगे, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसके बाद इसका कन्वर्जन, सेंसिटिविटी, सब कुछ, कन्वर्जन इनटू एमीटर, कन्वर्जन इनटू वोल्टमीटर। सबसे पहले ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले बेटा ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो अरे ये क्या हो रहा है, दो बार क्यों बदल रहा है? ओर्स्टेड ने क्या बोला? कहते सर किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक लाइंस बनने लग जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। इस बात को आगे बढ़ावा दिया बायोट ने, उन्होंने कहा कितना करंट, कितना डिस्टेंस, कितना मैग्नेटिक फील्ड, क्या चीज, इन सब चीज से लेकर उन्होंने एक लॉ दिया, और इन्होंने कहा सर मेरे पास एक वायर है, बड़ा वैसे कंडक्टिंग वायर होगी एक्स वाई, जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, मुझे किसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसका डीएल एलिमेंट ले लिया, करंट पास हो रहा है तो इसको करंट एलिमेंट बोल रहा हूं आईडीएल, करंट पास हो रहा है तो इसको करंट एलिमेंट बोल रहा हूं आईडीएल, कुछ थीटा एंगल भी है, एंगल पे भी डिपेंडेंसी होती है, और ये आर वेक्टर है। तो बायोट ने कहा सर स्मॉल पॉइंट, इस पी पॉइंट पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होता है, आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होता है। सर डीबी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होता है। सही है सर। अब क्या हुआ, इसकी जो डायरेक्शन है वो कहां से निकलेगी बेटा? यूनिट तो इसका टेस्ला होता है, यूनिट तो टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड का,
यूनिट तो टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड का बेटा। इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी? या तो राइट हैंड पाम रूल से, या तो राइट हैंड पाम रूल से बेटा, इसकी डायरेक्शन निकलेगी या तो राइट हैंड पाम रूल से, या फिर बेटा या तो इसकी डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल से निकलेगी, या फिर बच्चे राइट हैंड थंब रूल से निकलेगी, या फिर बेटा राइट हैंड थंब रूल से निकलेगी बेटा। कैसे? करंट ऊपर जा रहा है, अपनी थंब को करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को उस पॉइंट पे रखो, अगर बोर्ड के अंदर मेरा हाथ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और अगर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है तो सर्कल के अंदर क्रॉस लगा दो, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है तो सर्कल के अंदर डॉट लगा दो, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है तो सर्कल के अंदर डॉट लगा दो। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप, जिसको आप फर्दर आर कैप को क्या बोल सकते हो? आर वेक्टर बाई आर। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो बेटा dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई AB साइन थीटा इज AB sin theta is what? A क्रॉस B। तो आइडियल क्रॉस R, ठीक है ना, आइडियल क्रॉस R बाय आर स्क्वायर। तो आप फर्दर इसको ऐसा लिखो, चाहे इतना ही लिखो, ये आपका नीचे R क्यूब था, सॉरी, आइडियल क्रॉस R नीचे R क्यूब था, ठीक है ना, आइडियल क्रॉस R नीचे R क्यूब था। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक करंट एलिमेंट है, उसका R के साथ क्रॉस नीचे R क्यूब था, ठीक है ना, राइट बच्चा पार्टी। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का एक वेक्टर फॉर्म हो गया आर कैप के साथ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के इस मतलब बायोट सावर्ट लॉ के दो एप्लीकेशन थे, एक तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और एक तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और एक सर्कुलर चार्ज वायर। वो कह रहा है सर इसकी डेरिवेशन, बेटा इसकी कोई डेरिवेशन होती नहीं है, ये लॉ है सिर्फ, डेरिवेशन तो अब इसके बाद आएगी जो हम पढ़ेंगे ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सर एक स्ट्रेट वायर है, आई करंट फ्लो कर रहा है उसमें, इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट लिया मैंने, डीएल लेंथ है इसका, पी पॉइंट पर थीटा एंगल है, बस यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया ए दूरी पर उस पॉइंट से। बट अब वैसे करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, बट अभी फिलहाल उससे कोई लेना देना हमारा है नहीं बच्चे, ठीक है ना, फिलहाल उससे कोई लेना देना हमारा है नहीं। ये x है और ये y है, यहां से मैं अगर इसको जोड़ता हूं तो ये आपका एंगल बनता है -φ1, क्योंकि नीचे नेगेटिव हो गया ना, और इसको जब जोड़ रहा हूं तो ये एंगल हमारा है φ2, ये एंगल हमारा है φ2। सिमिलरली इस ये 90 डिग्री ये थीटा है, तो इस छोटे वाले को मैंने फाई बोल दिया। ये कितना है, ये कितना है भैया L, ये कितना है बेटा L हो गया, ठीक है ना। कायदे से अगर बायोट सावर्ट लॉ लगाऊं यहां पर, तो उसने क्या बोला, बायोट ने क्या बोला मुझे कि सर dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, यही तो बोला। मुझे थीटा को यहां पर चेंज क्या हो रहा है, फाई, तो मुझे थीटा को फाई के टर्म में डालना है, बाकी सबको फाई के टर्म में डालना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेमिंग करके, यहां पर मैंने क्या लिया है आपका, आपकी मर्जी है, नेमिंग कुछ भी कर सकता हूं मैं। अगर मैं इसको P लिया है तो इसको Q पॉइंट ले लो, इसको R ले लो, ठीक है ना, इसको R ले लो, कोई दिक्कत तो है नहीं, ये तो R है ही स्मॉल r। सो इन ट्राइंगल
पी क्यू आर, आपका 90 प्लस थीटा प्लस फाइव किसके बराबर है? 90 प्लस थीटा प्लस फाइव 180 डिग्री के बराबर है। तो थीटा प्लस फाइव इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस फाइव, या यूं कह सकते हो अगर साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन थीटा इज साइन 90 माइनस फाइव, और आई कैन से साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस फाइव। साइन 90 माइनस फाइव इज कॉस फाइव ओनली, है ना? सही कह रहा हूं मैं? साइन थीटा किसके बराबर आ गया बेटा? कॉस फाइव के बराबर आ गया, ये पहला। लेकिन कॉस फाइव भी तो चाहिए मुझे, तो कॉस फाइव क्या होगा बच्चे? बेस यानी ए अपॉन हाइपोटेनस 90 के सामने वाला यानी आर, ए बाय आर। समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉस फाइव क्या हो गया? ए बाय आर। तो आर कितना आ गया? ए अपॉन कॉस फाइव, विच इज ए सेक फाइव। यानी मैंने आर को भी फाइव के टर्म में ले लिया, आर और साइन थीटा। अब डीएल की बारी बच गई, अब डीएल की बारी बच गई, ठीक है ना? तो सर अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर वंस अगेन tan फाइव किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए, सो एल बराबर ए tan फाइव, बट मुझे तो डीएल चाहिए, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारूंगा? फाइव के रिस्पेक्ट में। तो मैं कहूंगा भैया डी बाई डी फाइव ऑफ एल बराबर डी बाई डी फाइव ऑफ ए tan फाइव। बिल्कुल सही है सर। तो सर डीएल बाई डी फाइव बराबर ए tan फाइव का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर फाइव, tan फाइव का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर फाइव। तो सर डीएल बराबर ए सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव, डीएल बराबर ए सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। ये हो गया तीसरा। मुझे साइन थीटा भी मिल गया, मुझे डीएल भी मिल गया, मुझे आर भी मिल गया। बस इसको पुट करना है, मेरा डीबी का इंटीग्रेशन मारूंगा फिर बी आ जाएगा। वो पुट करके डीबी का इंटीग्रेशन मारती मेरा बी आ जाएगा। यहां तक एक बार नोट कर लो, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा आप लोगों को, या स्क्रीनशॉट ले लो। नोट कर रहे हो वो ज्यादा बेटर है, नोट कर रहे हो वो ज्यादा बेटर है। ये हो गया। अब एक ही चीज कहूंगा मैं यार आप लोगों से, आपने कहा सर मैंने आर ले लिया, साइन थीटा ले लिया, डीएल ले लिया, डाल दो डीबी में। डीबी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई, डीबी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। सर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल की जगह क्या था? ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, साइन थीटा की जगह कॉस फाइव, ठीक है ना? डिवाइडेड बाय आर की जगह ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव हो जाएगा, बिकॉज आर इज ए सेक फाइव। तो यहां पर क्या हो गया? मैंने स्क्वायर मार दिया। सर ए से ए कट गया, सेक स्क्वायर फाइव से सेक स्क्वायर फाइव कट गया, तो डीबी क्या मिला? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए कॉस फाइव इंटू डी फाइव। तो डीबी क्या मिला? म्यू नॉट बाय ए कॉस फाइव इंटू डी बाई। अगर मुझे बी चाहिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे चाहिए होगा इस बी का, इस डीबी का इंटीग्रेशन। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए तो कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन मारूंगा कॉस फाइव का डी फाइव के साथ, वो भी कहां से कहां तक? वो भी कहां से कहां तक? माइनस फाइव वन से फाइव टू तक, माइनस फाइव वन से फाइव टू तक बेटा, माइनस फाइव वन से फाइव टू तक। अगर ऐसी बात है तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ओवर ए कॉस फाइव का प्लस साइन फाइव, डिफरेंशिएशन माइनस होता है, इंटीग्रेशन प्लस होता है, माइनस फाइव वन से फाइव टू तक। सही है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपका मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन फाइव टू माइनस में साइन ऑफ माइनस फाइव वन, माइनस में साइन ऑफ माइनस फाइव वन। सो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई
आई बाय ए साइन ऑफ फाई टू। देखो माइनस माइनस प्लस होता है। अब कुछ बच्चे क्या समझते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, गलत मत करना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना। असल में इसका मतलब माइनस साइन थीटा होता है। वहीं पर अगर मैं कॉस माइनस थीटा लिखूंगा ना तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। गड़बड़ मत कर देना, ये मत सोचना माइनस माइनस यहां पे मैच हो जाता है, लेकिन ओरिजिनली में ऐसा मत करना, ठीक है ना। तो सर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। तो बी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन। ये तो आया मैग्नेटिक फील्ड, ये तो आया मैग्नेटिक फील्ड। सही है सर। राइट बच्चा पार्टी, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, बात तो सही है सर। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, केस ले लेते हैं। अब इसके बाद अपन लोग केस ले लेते हैं, ठीक है ना। वायर को इनफाइनाइट मान लेते हैं, पॉइंट को बीच में रख लेते हैं, वायर को इनफाइनाइट मान लेते हैं, पॉइंट को एक किसी मिड पॉइंट के पास रख लेते हैं। तो फॉर्मूला अब यहां पर लिखो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए। सो फॉर्मूला इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन ऑफ फाई टू प्लस साइन ऑफ फाई वन, या साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू कर लो, या इसको साइन ऑफ फाई वन प्लस साइन फाई टू कर लो, एक ही तो बात है। बात तो सही है सर। सर केस वन क्या होगा, केस वन में क्या होगा, केस वन में सर केस वन में क्या होगा, वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। वायर कैसी है, इनफाइनाइट लेंथ की। वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ and point lies near mid of the wire, and point lies near mid of the wire, and point lies near mid of the wire। पॉइंट कहां लाई करेगी बेटा, मिड ऑफ द वायर, ये भी सही है। एंड पॉइंट लाइज नियर मिड ऑफ द वायर। तो आप इस केस में अगर देखते हो बच्चे, इनफाइनाइट, सर जब ऐसे देखता था तो थीटा वन फाई टू ऐसे करके कुछ एंगल, इनफाइनाइट वायर है, यू देखना पड़ेगा ना, ऐसे गर्दन उठा के ऐसे गर्दन यू देखना पड़ेगा, यू, और नीचे भी यू देखना पड़ेगा, तभी तो इनफाइनाइट होगा। सर फाई वन भी 90 डिग्री, ये रहा, और फाई टू भी 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90, जिसको आप कह सकते हो 1 प्लस 1 2, सो म्यू नॉट इंटू 2 आई बाय 4 पाई ए। मैंने 2 से 4 को काटा क्यों नहीं, मैंने 2 से 4 को काटा क्यों नहीं, मैंने 2 से 4 को काटा क्यों नहीं, उसके पीछे का पर्पस पता है क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है बेटा, टू से 4 को ना काटने का पर्पस, क्योंकि म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 होती है। राइट बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब केस 2 की बात कर लेते हैं, केस 2 की बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट लाइज नियर वन एंड ऑफ द वायर, एंड पॉइंट लाइज नियर वन एंड ऑफ द वायर। पॉइंट एक एंड के पास लाई करता है बेटा, बात समझ रहे हो। तो एक पॉइंट के अगर लाई करेंगे तो इसको मैं सेमी इनफाइनाइट वायर भी बोल सकता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, सेमी इनफाइनाइट वायर। उस केस में क्या होगा, फाई वन तो आपका 0 डिग्री होगा,
जी, और फाई 2 के लिए ऊपर देखना पड़ेगा, फाई 2 इज 90 डिग्री। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 90 प्लस साइन 0। सर साइन 0 तो क्या होता है 0, साइन 90 होता है 1, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए। विद दिस बायोट सावर्ट लॉ का ये वाला एप्लीकेशन तो हो गया खत्म। इसी के साथ बायोट सावर्ट लॉ का ये वाला एप्लीकेशन तो हो गया खत्म। गॉट इट बच्चों, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है बेटा, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड से बिल्कुल अलग है। कुछ लोग तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, और लाखों व्यूज भी ले जाते हैं। एक दो चैनल देखे मैंने ऐसे। लेकिन यहां पर क्या होगा, डीएल एलिमेंट है, डीएल एलिमेंट है, मान लेते हैं करंट ऐसा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मान लेते हैं करंट ऐसा जा रहा है, ये करंट बाहर की तरफ को निकल रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके। डिपेंड करता है भाई दूरी कितनी है। मैं एक्स ले लेता हूं, ये मैं ए ले रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं ए ले रहा हूं, इसको आर ही ले लो आप। इसको आर ही ले लो आप, चलो ए ही ले लो, इसको एक्स ही ले लो, अपनी मर्जी है भाई, मर्जी अपनी है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। यहां से ऐसा नीचे मत ले जाना भाई, नीचे मत ले जाना बेटा, परपेंडिकुलर होता है बेटा। ये कुछ ऐसी वाली कहानी हो गई कि जैसे अगर मैं यहां पर ले रहा हूं तो ये आपका ऐसा डिस्टेंस है, तो अगर ये एलिमेंट डीएल ऐसे है, अगर ये ऐसे है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे करके डीबी परपेंडिकुलर बेटा, क्या बच्चे, परपेंडिकुलर डीबी हो गया। कंपोनेंट तो ब्रेक होंगे, वो अलग बात है। सिमिलरली इसकी वजह से, अब इसकी वजह से ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, डीबी डैश हो गया, डीबी डैश हो गया। यहां पर कंपोनेंट ब्रेक हो गए, एक ये तो एक ये और इसका कंपोनेंट एक ये और एक ये। यहां पर बच्चा गड़बड़ कर जाता है, ये भले ही फाई है, गलती से ये मत कर देना फाई, दिस इज नॉट फाई, ये फाई है तो ये क्या होगा 90 माइनस फाइव, क्योंकि ये और ये 90 में, और अगर ये 90 माइनस फाइव है तो ये वाला फाइव होगा बच्चे, क्योंकि इसके और इसके बीच में भी तो 90 डिग्री का एंगल है, इसके और इसके बीच में भी तो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या बना डीबी कॉस फाइव। जिस प्रकार से ये फाइव उसी प्रकार से ये वाला भी फाइव, ठीक है ना। तो अगर ये डीबी डैश है तो ये क्या बनेगा डीबी डैश कॉस फाइव, तो ये दूसरा क्या बनेगा डीबी साइन फाइव, और ये क्या बनेगा डीबी डैश साइन फाइव, इसकी वजह से क्या बनेगा डीबी डैश साइन फाइव। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बच्चों। अब यार तुम लोग दोस्तों को बोलो यार, मोटिवेशन के लिए कम से कम 100 तो पार करने चाहिए ना, मतलब 100 तो लाइव लर्नर होनी चाहिए, लाइव वॉचिंग, है ना, समझो इस बात को। 7 घंटे पूरे होने को आ रहे हैं, मैं सेशन ले रहा हूं तुम्हारा, ऐसा हो गया। मैं कह रहा हूं सर आपने क्या बोला, डीबी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इधर
ये आइडियल और आर, ये जो है ना, ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको मैं आर ही मान लो तुम ना, एक काम करो एस मत लिखो, इसको आर ही मान लो, ठीक है ना। ये जो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये वाला जो ये वाला जो है, इसके और इसके बीच में कितना डिग्री एंगल है भाई? टेंजेंशियल है आपस में, मतलब ये आपका ये वेक्टर और ये वेक्टर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 तो होता है 1। तो सर डीबी कितना हो गया? म्यू नॉट बाय 4 पाई चाहे डीबी डैश, बात तो एक ही है, आईडीएल बाय आर स्क्वायर, आईडीएल बाय आर स्क्वायर। तो वही बात हो गई ना सर, डीबी कॉस फाई डीबी डैश कॉस फाई, ये तो कैंसल आउट हो गया सर, डीबी कॉस फाई डीबी डैश कॉस फाई, ये तो कैंसल आउट हो गया, है ना बच्चों? ये तो कैंसल आउट हो गया, बचा कितना? चाहे इसकी वजह से निकाल लो, चाहे इसका इंटीग्रेशन कर लो, एक ही एलिमेंट का इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, एक ही इंटीग्रेशन करेंगे एलिमेंट का। तो सर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो बी आएगा, वो किसका आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीबी चाहे डीबी डैश साइन फाई का, है ना। मानी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल बाय आर स्क्वायर साइन फाई। याद रखना बच्चे, याद रखना बेटा, इसका जो लेंथ होगा ना वो 2 पाई ए होगा, तो डीएल का जो इंटीग्रेशन आएगा वो एल आएगा, बट दैट विल बी 2 पाई ए। कारण क्योंकि ये एक सर्कुलर लूप है भैया, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, समझ में आया? तो बी कितना मिला अपने को? म्यू नॉट बाय 4 पाई, जो अलग है वो तो बाहर निकाल लो, आई अपॉन ये आर स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे पता है? पता है यहां पर आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है ना, रूट से स्क्वायर कटेगा, इधर भी वही होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सीधा, ठीक है ना। तो ये भी बाहर निकालो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन फाई भी बाहर निकालो, इंटीग्रेशन तो किसका होगा? डीएल का, कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई ए तक, कहां से कहां तक बेटा? 0 से 2 पाई ए तक, राइट बच्चे? वो भी सही है, सही है बेटा, बिल्कुल सही है। तो सर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साइन फाई क्या होता है? साइन फाई क्या होगा? यहां से साइन फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर मानी ए अपॉन हाइपोटेनस माने आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। तो यहां पर हो गया a बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ इंटू डीएल की जगह 2 पाई ए, डीएल की जगह 2 पाई ए। सही है सर? सर पाई से पाई कटा, 2 से 2 कटा, ये भी सही है। तो आंसर आया बी बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये जो एक्सप्रेशन है ये आपने कर लिया और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है। सही है? सही है। अब ये तो एक ही लूप था, आपने क्या बोला सर? बी बराबर, आपने बोला सर बी बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर? फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स बी हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बच्चे? इसको फर्दर मैं और करता हूं, म्यू नॉट एन आई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई ए स्क्वायर
क्या किया आपने, मल्टीप्लाई बाय पाई, कारण अभी बताता हूं कारण, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सर पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होगा, आर क्या था वहां पर, रेडियस क्या था, ए, तो आपको मिलेगा सर बी बराबर म्यू नॉट एन आई ए बाय, एक काम करो, चलो अभी तो लिखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। मैं कह रहा हूं यार मल्टीप्लाई बाय 2 और कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 और कर दो ऊपर नीचे दोनों साइड, ताकि ये म्यू नॉट बाय 4 पाई बन जाए। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट 2 एन आई ए, या म्यू नॉट इंटू एन इंटू 2 आई ए डिवाइडेड बाय बेटा, डिवाइडेड बाय बच्चे 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। डन है भैया, सही है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, सही है, सही है। अब एक चीज और आती है, स्पेशल केस, स्पेशल केस में सेंटर पे पूछूंगा, स्पेशल केस में सेंटर पे पूछूंगा, यानी एट सेंटर, यानी एट सेंटर। तो सेंटर पे क्या होगा बच्चे, आपका ये जो आर है ये 0 हो जाएगा, मानी आर इज इक्वल्स टू 0, सेंटर पे आर 0 हो जाएगा। तो जब आर 0 हो जाएगा तो यहां पे लिखो, पहले इस वाले को कर लो, इस वाले को म्यू नॉट, पहले इस वाले को कर लो, इस वाले को एन आई ए स्क्वायर बाय 2, आर 0 हो गया तो ए की पावर क्या हो गया 3, तो सर ए क्यूब से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2a। एन टर्न्स के लिए ये आ रहा है बी एट सेंटर, अदरवाइज म्यू नॉट आई बाई 2a। बहुत सारी बुक्स में म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, जहां पर r उस सर्कल का रेडियस होता है, जहां पर r उस सर्कल का रेडियस होता है, जहां पर r उस सर्कल का रेडियस होता है। गॉट इट बच्चों? सो BC इज म्यू नॉट ni by 2a, BC is mu naught ni by 2a, and I hope this is clear, and I hope this is very very clear to you all. सही है सर, सही है सर। अब आगे चलते हैं यार, है ना, अब आगे चलते हैं। इसको इस वाले टर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, बी एट सेंटर बराबर म्यू नॉट एन आई ए बाय 2 पाई ए, नहीं नहीं ना 2 पाई ए क्यूब, 2 पाई ए क्यूब, क्योंकि फिर ऊपर आपने ए स्क्वायर भी कर दिया ना, ऊपर आपने पाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो नीचे भी पाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। इस टर्म में भी आप लिख सकते हो। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, जो हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे भी, तो इसलिए आई ए को मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोलता हूं। तो बी एट सेंटर, इसको आप म्यू नॉट इंटू एम, एन आई ए को मैंने एम बोला एन टर्न्स के लिए, बाई 2 पाई ए क्यूब भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? बाई 2 पाई ए क्यूब भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। गॉट इट बच्चों? तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट हो गया। आपने एम को क्या बोला, एन टर्न्स के लिए आई इंटू ए, विच इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, विच इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको हम चैप्टर 5 में भी करेंगे। गॉट इट बच्चों? पार्टी क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? पक्का? चलो आगे चलते हैं, अगले पे चलेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है बच्चे? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जैसे आपने गॉस लॉ पढ़ा था, E डॉट ds बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट,
उसी तरीके से ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में पूरे पूरे चांसेस होते हैं इसको आने के। यहां पर ये सरफेस इंटीग्रल नहीं है, ये लाइन इंटीग्रल होता है। यहां पर लाइन इंटीग्रल होता है, सरफेस नहीं होता है। कैसे? मान लेते हैं किसी वायर के अक्रॉस करंट पास हो रहा है। मान लेते हैं किसी वायर के अक्रॉस करंट पास हो रहा है बेटा, और मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो वहां पर वो पता है आपको क्या बोलता है कि सर जिस पॉइंट पर आपको करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उस पॉइंट को जोड़ते हुए उस पॉइंट से आप एक एम्पीरियन लूप बना लो। क्या बना लो? एक एम्पीरियन लूप बना लो। जैसे गॉसियन होता है ना, स्पेलिंग देख लेना भैया, एम्पीरियन लूप। जैसे गॉसियन सरफेस होता है वैसे यहां पर लूप होता है। ये बेटा सर्कल है, ये सर्कल है बच्चे, ये सरफेस नहीं है, ये सर्कल है। जैसे एक धागा रख दिया ना आपने, एक धागा रख दिया, एम्पीरियन लूप, तो ये एक सर्कल है, ठीक है ना बच्चे। और यहां पर ऐसा बोला जाता है कि हर एक पॉइंट पर अगर आप देखोगे इक्वल दूरी पर है, ये बेसिकली इक्वल दूरी पर है। तो अगर आप हर एक पॉइंट पर देखोगे ना, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड इक्वल दिखेगा। आप जिस भी पॉइंट पर देखोगे आपको मैग्नेटिक फील्ड इक्वल दिखेगा। लेकिन देखो, एनसीईआरटी कहती है कि एम्पियर लॉ कहां कहां यूज हो सकता है, इसने कुछ असम्पशंस लिए। लेकिन एम्पियर लॉ देखो यूज तो हर एक जगह हो सकता है, मतलब वैलिड हर जगह है, यूजफुल कुछ जगह में है। वैलिड हर जगह है बट यूजफुल कुछ जगह में है। जैसे पहले उसने बोला कि यहां पर आप जो भी कोई करंट एलिमेंट लो, पहले तो आप लूप देख लो, ठीक है ना। मान लेते हैं मैंने यहां पर एक डीएल एलिमेंट ले लिया, मान लेते हैं मैंने एक डीएल एलिमेंट ले लिया, राइट बच्चा पार्टी, एक डीएल एलिमेंट ले लिया। तो उसने कहा सर सपोज करो आपका करंट कैसे जा रहा है, देखो अगर ऐसे है, देखो करंट ऐसे ऊपर है तो इस डायरेक्शन में होगा भैया, मान लेते हैं, डिपेंड करता है। अगर ये एक वायर है, इसमें करंट ऊपर को आ रही है, तो लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट नीचे जा रही है तो अब देखूंगा तो क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे, तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो जो डीएल है, ये मान लेता मैग्नेटिक फील्ड ऐसा डीबी। अगर यहां पर डीएल ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, अगर यहां पर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा डीबी। यानी ये जो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों आपस में टेंजेंशियल है। यानी बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू बी डीएल कॉस जीरो। यानी या तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, या 90 डिग्री का एंगल हो, या मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। गॉस लॉ कहां कहां पे यूज हो रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? या तो डीएल और बी के बीच में 0 डिग्री एंगल हो, जैसे यहां पर डीएल भी यहीं पर है और मैग्नेटिक फील्ड भी, या तो डीएल मान लो इधर है और मैग्नेटिक, या तो मान लो जैसे डीएल इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, 90 डिग्री का एंगल है, या मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर दो। तो उस केस में आपका ये गॉस लॉ वैलिड कर रहा है, सॉरी एम्पियर लॉ वैलिड कर रहा है। तो यहां पर सर बी डॉट डीएल को बी डीएल कॉस 0 बोला हमने। तो इसने एक लॉ दिया बेटा कि सर बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन, वो भी सरफेस नहीं, लाइन इंटीग्रल फॉर दिस क्लोज लूप इज म्यू नॉट इंटू आई टोटल। इसके अंदर कितना करंट है, ये है आई टोटल, इसके अंदर कितना करंट है। पर उसने यहां पर एक बात बोली कि सर मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू एनी करंट। देखिए ये तो आई टोटल है जो लूप के अंदर है, थ्रेडिंग द लूप। दिस करंट इज करंट इनसाइड द लूप। ये तो लूप के अंदर का करंट है, ये तो लूप के अंदर का करंट है। बट यहां पर अगर आप देखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चाहे लूप के अंदर करंट हो चाहे बाहर हो, किसी भी सरफेस नहीं बेटा, एनक्लोज सरफेस नहीं, एनक्लोज दी लूप लेंथ है ये, सरफेस नहीं है ये, ठीक है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू एनी करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू एनी करंट बेटा। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट की वजह से है। मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू एनी करंट बच्चे। एनी करंट का मतलब
मतलब चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, चाहे इनसाइड और आउटसाइड। बात समझ में आ गई? ये हुआ आपका एम्पियर लॉ। बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई टोटल, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई टोटल। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? गॉट इट? सही है सर। प्रूफ कैसे करोगे? अगर कभी प्रूफ करना हुआ तो कैसे करोगे? सिंपल है यार। आप क्या करो, एक वायर में करंट पास हो रहा है, आपको पी पॉइंट पर चाहिए तो आपने एम्पीरियल लूप बना दिया। यहां से मान लेते हैं आर दूरी पर, आर दूरी पर आपने डीएल एलिमेंट लिया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आया डीबी, एंगल आया 0 डिग्री। आप क्या करोगे यहां पर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, एक मान लेते हैं यहां पे जो भी कर रहे हैं इनफाइनाइट वायर है, कितना आता है म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर, चाहे म्यू नॉट इंटू 2 आई बाई 4 पाई आर, है ना बच्चे? और अगर आप देखोगे तो बी डॉट डीएल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। पहली बात तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, पहली बात तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है ना? तो सर बी डीएल कॉस 0 का क्लोज्ड इंटीग्रल बराबर हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, बराबर हो गया भैया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है ना? सॉरी, बराबर बराबर तो अभी हमें करना है, तो बी की जगह में ये तो 1 हो गया, तो बी की जगह मैंने क्या लिखा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटीग्रेशन, ये तो बाहर निकाला, इंटीग्रेशन किसका कर रहा हूं, डीएल का, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 पाई आर तक बेटा। तो आपका बी डॉट डीएल का जो इंटीग्रेशन आया बेटा, लाइन इंटीग्रल, वो कितना आया, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर, और डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, कट जाएगा। सो बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट इंटू आई टोटल। यही तो है एम्पियर लूप, एम्पियर लॉ, यही तो है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या ये एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं है बेटा? राइट बच्चा पार्टी? तो ये तो हो गया, अब आगे चलते हैं यार। इसका एप्लीकेशन है सोलेनॉइड, इसका एप्लीकेशन है सोलेनॉइड। वैसे तो सोलेनॉइड देखो कंपटीशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफी बड़ा है, लेकिन हमें यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये है मेरा सोलेनॉइड बेसिकली, ठीक है ना? अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये बहुत लंबा सोलेनॉइड है, और हम यहां पर अजम्पशन क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज 0, और सेंटर में जो है वो यूनिफॉर्म होगी, स्ट्रेट होगी, और पैरेलल लाइंस होंगे। यहां पर ये अजम्पशन चल रही है कि सोलेनॉइड क्या है, काफी बड़ा है, यानी लेंथ क्या है, काफी बड़ा है, लेंथ काफी बड़ा है, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर यूनिफॉर्म होगी और पैरेलल होगी, स्ट्रेट लाइंस होगी। मतलब कुछ इस प्रकार से ऐसे बता रहा है मुझे। एन क्या है बेटा, यहां पर स्मॉल एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन क्या होगा, एन इंटू एल। तो एन क्या होगा बच्चे, एन इंटू एल। अब मुझे जब सोलेनॉइड करना है ना बेटा, मुझे जब सोलेनॉइड करना है तो मैंने क्या करा, मुझे किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मुझे उसका एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर क्या करा, देखो करंट जा रहा है, एक तरफ से तो जा रहा है, दूसरी तरफ से बाहर आ रहा है, मतलब एक तरफ से बाहर आ रहा है तो दूसरी तरफ से अंदर भी जा रहा है, जैसे लूप होता है ना, लूप होता है ना, लूप। मैंने आपको बताया था कि पेज पे आप एक ऐसा ड्रॉ कर दो और क्लॉकवाइज की तरफ ड्रॉ कर दो, इतना डार्क कर देना कि दूसरे पेज पे दिखे आपको। तो अगर इधर से क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है, तो मतलब एक तरफ से करंट अगर बाहर निकल रहा है तो दूसरी तरफ से करंट अंदर जा रहा है। तो इसका मैंने एक टॉप सेक्शनल व्यू लिया, और वहां पर मैं ये देख पा रहा हूं कि मान लेते हैं यहां करंट बाहर आ रहा है, इधर करंट बाहर आ रहा है, और इधर करंट अंदर जा रहा है।
होता है ना, जैसे मान लो ऐसे, मान लो करंट बाहर आ रहा है और करंट ऐसे अंदर जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आप यहां पर देखोगे तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी भैया? स्ट्रेट, पैरेलल, यूनिफॉर्म। ऐसे ही तो बोला, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी? स्ट्रेट, पैरेलल और यूनिफॉर्म। राइट बच्चा पार्टी? ठीक है ना? अगर आप इसमें देखोगे, अगर आप इसमें देखोगे तो मुझे मान लेते हैं इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मान लेते हैं मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैं इसको घुमाता हुआ एक लूप बना लेता हूं ऐसे करके। मैं इस पी पॉइंट को घुमाता हुआ एक लूप बना लेता हूं ऐसे करके, ठीक है ना? ऐसे करके एक लूप बना लेता हूं और मैं इसको नेमिंग दे देता हूं पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, चाहे कुछ भी दे दो, ABCD EFGH कुछ भी दे दो आप, ठीक है ना? अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, मर्जी आपकी है, मैं यहां से ऐसा PQRS मान रहा हूं, ठीक है ना? PQRS मान रहा हूं, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज करके मैं क्या करूंगा? B.dl। अब देखिए ना, वैसे तो क्लोज इंटीग्रल है, वैसे तो क्लोज्ड इंटीग्रल है, लेकिन यहां पर क्लोज्ड इंटीग्रल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अलग अलग लूंगा, PQ, QR, RS और PS के लिए। मानिए एक बार मैं PQ के लिए ले लेता हूं, फिर एक बार मैं, क्योंकि ये क्लोज तो नहीं है ना, लाइन है ना, तो ये आपका QR हो गया, प्लस एक बार मैं B.dl किसके लिए ले लूंगा? RS के लिए ले लूंगा, प्लस एक बार मैं B.dl किसके लिए ले लूंगा बेटा? PS के लिए ले लूंगा। अकॉर्डिंग टू एजम्पशन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है बच्चे। अकॉर्डिंग टू एजम्पशन मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो। सही है? अजम्पशन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो आप कह सकते हो सर SR वाले के लिए तो जीरो कर दो, यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो गया, यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो गया बच्चे। बिल्कुल सही बात है सर। दूसरा, PQ वाले के लिए क्या करूंगा? छोड़ो अभी। PS वाले के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में 90 डिग्री, तो इस वाले के लिए तो BDL cos 90, किसके लिए? PQ के लिए। ये किसके बराबर होगा? म्यू नॉट इंटू आई टोटल। यही तो बताया था उसने एम्पियर सर्किटल लॉ ने। अच्छा, RS QR वाले के लिए अगेन 90 डिग्री, सॉरी PR वाले के लिए 90 डिग्री नहीं है, PQ वाले के लिए कितना है पहले ये देखो, ये और ये 0 डिग्री, तो cos 0, ठीक है ना बच्चे? PQ के लिए प्लस BDL इसके लिए 90 डिग्री QR वाले के लिए, प्लस वो तो वैसे ही जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, प्लस PS वाले के लिए भी 90 डिग्री, BDL cos 90, PS वाले के लिए ये किसके बराबर होगा? इक्वल टू इसके होगा। सही है? यहां तक एक बार नोट करो, फिर अगले पेज पे जा रहा हूं। यहां तक एक बार नोट कर लो, फिर अगले पेज पे जा रहा हूं, ठीक है ना? तो अब मैं क्या करूंगा? नाउ सर BDL cos 0 यानी PQ 90 डिग्री वाला जीरो, अगेन 90 डिग्री वाला जीरो, अगेन 90 डिग्री वाला जीरो बराबर म्यू नॉट इंटू आई टोटल। कारण, कारण ये है बच्चे कि cos 90 तो जीरो ही होता है, cos 90 तो जीरो ही होता है। सही सर? तो आपको मिला BDL इंटीग्रेशन ऑफ PQ बराबर म्यू नॉट इंटू आई टोटल। ये भी सही है सर। तो DL तो क्या है? सिर्फ लेंथ ही तो है ना, तो DL का इंटीग्रेशन तो क्या है? सिर्फ लेंथ बराबर म्यू नॉट इंटू आई टोटल। राइट बच्चे? ऐसा ही तो है। तो B बराबर क्या हो गया? म्यू नॉट इंटू आई अपॉन एल, है ना? लेकिन फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन आई बाई एल। सर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो स्मॉल n था, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन आई, बिकॉज n इज n इंटू एल और स्मॉल n इज इक्वल्स टू n बाय एल। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितना हो गया भैया? म्यू नॉट एन आई। और एक और फॉर्मूला होता है, अगर एंड पे देखोगे, दोनों एंड्स पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाता है।
अगर एंड पे देखोगे तो इसका कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है हमारे पास जो हमें पढ़ना होगा। बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी मुश्किल है कि पूछे, स्टिल मैंने दे दिया। मान लो अगर पूछ लिया तो क्या होगा फिर, राइट बच्चों। नाउ टोरॉइड। सर टोरॉइड क्या है? जिस तरीके से सोलेनॉइड पढ़ा, सोलेनॉइड क्या था यार? कॉपर वायर क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जो सर्कुलर के फॉर्म में क्लोजली बाउंड था। अब वही उसी वायर को आप सर्कुलर की फॉर्म में, मतलब सर्कल की फॉर्म में बाउंड कर दो, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़, उस तरीके से, लाइक दिस ऐसे कर दो। बात समझ में आ रही है? ऐसे कर दो उसी वायर। सोलेनॉइड वाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप इज नोन एज टोरॉइड। सोलेनॉइड वाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप इज नोन एज टोरॉइड। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर टोरॉइड सिलेबस में नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका पूरा डेरिवेशन नहीं कराते, कोई बात नहीं, जब सिलेबस में नहीं है हम तीन चीजें मान के चलते हैं। ऐसा लगता है, अब ऐसा तो है नहीं कि हवा में उसको कर दोगे आप, ऐसे बांध दोगे आप, ठीक है ना। ऐसा मैं यहां से उसको बाउंड करता हूं। ये अगर आप देखोगे तो आपको यहां से दिख रहा होगा, यहां से मैंने ऐसा बाउंड कर दिया, यहां से मैं ऐसा बाउंड कर रहा हूं, ठीक है ना। प्यारा सा चित्र बन गया, ऐसा लग रहा है मैं कलाकार हूं, ठीक है ना। मान लेते हैं यहां से करंट गया, मान लेते हैं यहां से करंट वापस आया। तो यहां पर भी तीन जगह में देखेंगे, एक तो अंदर लूप 1, ठीक है ना, इसको कलर अलग कर दो ताकि थोड़ा सा दिखेगा, इजीली दिख रहा है। एक तो अंदर, एक आउटसाइड लूप 2, ये 1 है, और एक यहां पर सरफेस पर मान लो ये 3 मान लो। अंदर करंट 0 है बेटा, अंदर तो करंट है ही नहीं इंटीरियर सरफेस पे, इंटीरियर सरफेस में करंट है ही नहीं। और अगर एक्सटीरियर की बात करोगे, देखो आई इंटीरियर 0, जब आई है ही नहीं, जब आई है ही नहीं बच्चे, जब आई है ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl इज ऑल्सो 0, इज ऑल्सो 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। उसी तरीके से आउटसाइड के लिए बेटा दैट इज ऑल्सो 0। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आई नेट 0 है। कारण भाई जितना करंट गया उतना करंट वापस आया, तो इस लूप के अंदर अगर प्लस I1 गया, अगर प्लस I गया तो माइनस I बाहर भी तो आया। अगर करंट गया वापस आया तो प्लस I माइनस I, नेट करंट तो 0 हो गया, नेट करंट 0 हो गया। सिर्फ सरफेस की बात आती है, यहां पर अगर आप देखोगे सिर्फ करंट गया है, बाहर तो इधर आया है, इसमें सिर्फ करंट गया है। तो B एट सरफेस या B इनसाइड देखोगे तो आप वहां पर क्या देखोगे भैया, म्यू नॉट इंटू NI ही देखोगे। इसका भी जब डेरिवेशन करते तो वैसा ही आता है, जैसे सोलेनॉइड का आया वैसे ही आता है, एक्सप्रेशन सेम आता है, बस यहां पर जो स्मॉल n है वो n/2 पाई r होगा, r उसकी दूरी हो गई। कारण क्योंकि ये एक सर्कुलर लूप है ना, सर्कुलर लूप है ना, इसलिए ये एक सर्कुलर लूप है ना, इसलिए। बात समझ में आ ही गई होगी आप लोगों को। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 1 मिनट होल्ड करना बच्चों। सुंदर का है, उस पर भी कर सकता है, उसी से ले ले, कोई बात नहीं। डन है बच्चों, लेट्स मूव। अब टोरॉइड तो हो गया भाई। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है दैट इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इससे भी ज्यादा डिटेल में जाना है ना वन शॉट के अंदर, तो आप सर्च कर सकते हो कोई भी कॉन्सेप्ट, उसके आगे मेरा नाम आपको दिख जाएगा यूट्यूब पे ना, मैंने बहुत डिटेल में भी सारे लेक्चर करा रखे। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सर मैं मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को फेंक रहा हूं ऐसे करके, ऐसे। तो इस केस में पहली बात तो आपको बता दूं, जब चार्ज अगर रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता।
रेस्ट पे अगर चार्ज है तो उसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, तो इसका मोशन में होना जरूरी है। पहली बात तो ये हो गई। तो सर यहां पर जो फोर्स लगता है वो लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कुछ कुछ चीजों पे डिपेंड करती है, चार्ज पे, वी पे, बी पे और साइन थीटा एंगल पे। ए बी साइन थीटा इज ए क्रॉस बी, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो दैट दिस इज क्यू वी क्रॉस बी, दिस इज क्यू वी क्रॉस बी। बात समझ में आ रही है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर केसेस आ जाएंगे हमारे पास। क्या यहां पर क्या आ जाएगा? केस आ जाएगा। थीटा आपका 0 डिग्री अगर है, अगर थीटा 0 डिग्री है, मानी चाहे 0 डिग्री बोलो चाहे 180 डिग्री बोलो, यानी आप चाहे चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भेज रहे हैं, चाहे एंटी पैरेलल भेज रहे हैं, चाहे आप पैरेलल भेज रहे हैं चाहे एंटी पैरेलल भेज रहे हैं, फोर्स आपका क्यू वी बी साइन 0 या साइन 180 0 हो जाएगा। इसका मतलब बेटा अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये केस 1 है बेटा, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चाहे एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो जैसा चल रहा था वो वैसा ही चलता रहेगा, वो जैसा चल रहा था वो वैसा ही चलता रहेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। बात तो सही है सर आपकी। अब सेकेंड केस क्या आता है? अब सेकेंड केस क्या आता है बच्चों? थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री बेटा। सेकेंड केस में थीटा 90 डिग्री है, सेकेंड केस में थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ऐसा मान के चलो, ऐसा मान के चलो, तो फोर्स तो मैक्सिमम लगेगा, फोर्स तो मैक्सिमम लगेगा कितना? QVB। बट एक्चुअल में इस परपेंडिकुलर फोर्स से वो सर्कल में घूमेगा, इस परपेंडिकुलर फोर्स से वो सर्कल में घूमेगा, ठीक है ना? इस परपेंडिकुलर फोर्स से वो सर्कल में घूमेगा। मैं बता देता हूं कैसे, समझ के देखना। यहां पर चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, मान लेते हैं ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, आप सर्कल की बात कर रहे हैं, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। आप फोर्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप फोर्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। वो क्या कहता है? फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट और मोशन। सर मूव कहां कर रहा है? सर मूव यहां कर रहा है। सर मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, ऐसा मूव कर रहा है, तो ये कहां हो गया? इस डायरेक्शन में। फोर्स कहां हो गया? इस डायरेक्शन में। सर वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, डन है जी? अच्छा सर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मूव ऐसे कर रहा है, तो फोर्स इधर को होगा, फोर्स इधर को होगा। सर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मूव ऐसे कर रहा है, ऐसे, तो फोर्स किधर को होगा? ऐसे, बाहर की तरफ को, ऐसे। इसका मतलब सर्कल में घूम रहा है भाई, इसका मतलब सर सर्कल में घूम रहा है भाई, है ना? अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो आप क्या बोलोगे यहां पे? आप कहोगे सर सर्कल में तभी घूमेगा अगर उसका सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई बैलेंस कर सके, और सेंट्रीपिटल फोर्स को यहां पर कौन बैलेंस करेगा? उसका मैग्नेटिक फोर्स, उसका मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है सर? mv²/r। सर मैग्नेटिक फोर्स क्या है सर? QVB। परपेंडिकुलर घूम रहा है तो साइन 90 तो 1 हो गया। तो सर यहां से अगर देखोगे तो v से v कट गया, r मिला mv/qb, r मिला mv/qb। जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस है mv/qb। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस है mv/qb।
सही है सर। अगर ऐसी बात है तो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं बेटा। अब हम लोग टाइम पीरियड भी तो निकाल सकते हैं भाई। रेडियस आपने निकाल लिया, एक सर्कल एक सर्कल कवर करने के लिए उसको कितना समय लगता है वो भी तो निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 पाई आर बाई वी, मानी 2 पाई बाई वी, आर क्या था एम वी बाई क्यू बी। सर वी से वी कटा तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई एम बाई क्यू बी। सर फ्रीक्वेंसी भी तो निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, उल्टा 1/t रेसिप्रोकल मारो क्यू बी बाई 2 पाई एम। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। सर रेडियस समझ में आ गया, सर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई। ठीक है ना बच्चे, क्लियर है बच्चे पार्टी। अब आगे चलते हैं बच्चे केस 3 में बेटा। एंगल कोई भी थीटा ले लेते हैं, कोई भी आर्बिट्री एंगल, ना तो 0 डिग्री ना 90 डिग्री, छोड़ो इन सबको, किसी भी एंगल पे भेज रहे हैं, किसी भी एंगल पे भेज दे रहे हैं। अब मैं किसी भी एंगल पे भेज रहा हूं, उस केस में मैं क्या करूंगा भैया, ऐसा वहां पर दो वेलोसिटीज होंगी, एक तो v पैरेलल विच इज v cos थीटा, दूसरा v परपेंडिकुलर विच इज v sin थीटा। ठीक है ना सर, पैरेलल वाले की वजह से तो जैसा जा रहा था वैसे जाएगा, इसका मतलब यहां पर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, मानी वो चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा, सही है। और परपेंडिकुलर की वजह से वो सर्कल में जाएगा, सर्कल में घूमेगा, परपेंडिकुलर की वजह से वो सर्कल में घूमेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे हेलिकल के फॉर्म में चला गया ना, वो डीएनए वाला जो फॉर्म है, मतलब आगे भी जा रहा है सर्कल में भी घूम रहा है, सर्कल में भी घूम रहा है आगे भी जा रहा है, सर्कल में भी घूम रहा है आगे भी जा रहा है। तो इसका मतलब सर यहां पर भी जो आपका रेडियस होगा वो एम वी होगा बट परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, क्योंकि रेडियस में किसकी वजह से घूम रहा है, परपेंडिकुलर की वजह से, यानी एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, यानी एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। सर टाइम पीरियड क्या होगा, वही 2 पाई आर बाई वी परपेंडिकुलर, यानी 2 पाई आर की जगह एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी अपॉन वी परपेंडिकुलर मानी वी साइन थीटा, कट जाएगा तो टाइम पीरियड सेम ही है, टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं है, 2 पाई एम बाई क्यू बी। सर फ्रीक्वेंसी सेम क्यू बी बाई 2 पाई एम, यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है। लेकिन एक नया टर्म यहां पर एड ऑन हो जाएगा, एक नया टर्म यहां पर एड ऑन हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी, एक नया टर्म जो यहां पर एड ऑन होने वाला है वो क्या है बच्चे, वो है आपका पिच, वो है आपका पिच। सर पिच क्या होता है, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में ये लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन टाइम पीरियड, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन टाइम पीरियड, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन टाइम पीरियड मानी कितना, मानी डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इंटू टाइम, यानी v पैरेलल इंटू टाइम, क्योंकि पैरेलल की वजह से जाएगा सीधा, तो 2 पाई एम बाई क्यू भी तो आपका टाइम पीरियड हो गया, और ये हो जाएगा v cos थीटा, ये हो गया पिच। कोई पिच पूछे तो आप बता देना, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन टाइम पीरियड विच इज 2 पाई एम v cos थीटा बाई क्यू बी, विच इज 2 पाई एम cos थीटा बाई 2 पाई एम v cos थीटा बाई क्यू बी। एक ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया, एक ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया बच्चे, एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चों, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ ही गया, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बच्चे। चलिए आगे चलते,
आगे बढ़ेंगे। लॉरेंट्ज फोर्स। सर लॉरेंट्ज फोर्स क्या है? सर लॉरेंट्ज फोर्स क्या है? अगर खाली तो मैग्नेटिक फील्ड है तो QVB, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड है तो QE। लेकिन अगर 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 मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो जो फोर्स लगेगा वो दोनों की वजह से लगेगा FE प्लस FB, यानी FE मतलब QE, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से V क्रॉस B। तो नेट फोर्स कितना हो गया भैया? QE प्लस V क्रॉस B, और इसी को बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। यानी खाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कुछ है, खाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कुछ है, लेकिन यहां पर क्या है भैया? दोनों है तो दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा, तो जो नेट फोर्स है दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स। उसको क्या बोला भैया? लॉरेंट्ज फोर्स बोला। उसको क्या बोला? लॉरेंट्ज फोर्स बोला। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं बच्चे, मोशन ऑफ अ चार्ज इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज का मोशन परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां पर वेलोसिटी सेलेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहां पर वेलोसिटी सेलेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जैसे मान लो मैंने एक चीज देखा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस केस में अगर मैंने यहां से कुछ भेजा, यहां से कुछ भेजा, तो यहां से अगर मैं देखूंगा, यहां से अगर मैं स्क्रीन दे रहा हूं या फिर कुछ भी ले रहा हूं, तो यहां से कुछ चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, ऊपर कुछ नीचे, कुछ विदाउट डिफ्लेक्शन, अनडिफ्लेक्टेड सीधा चले जाएंगे, कुछ अनडिफ्लेक्टेड सीधा चले जाएंगे बेटा, कुछ अनडिफ्लेक्टेड सीधा चले जाएंगे। तो बच्चे जो अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे ना, जो अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे ना, उसका क्या होगा? उसका मैग्नेटिक फोर्स, और उसका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा, मानी QVB बराबर QE हो जाएगा। तो Q से Q कटा तो वेलोसिटी बराबर क्या मिलेगा? E/B। ये कॉन्सेप्ट आपको जनरली चैप्टर 8 में सीखने को मिलता है, इसलिए करा दिया, नहीं तो ये सिलेबस में नहीं है, नहीं तो ये सिलेबस में नहीं है। बात समझ में आ गया? वेलोसिटी सेलेक्टर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। गॉट इट बच्चे? अब इतना तो हो गया। नाउ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है बच्चे, L लेंथ है, और यहां पर क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड भी है, थीटा एंगल है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है? आप सबको पता है ILB साइन थीटा, या सर IL क्रॉस बी, या फिर IL क्रॉस बी। बात समझ में आ रही है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ILB साइन थीटा और IL क्रॉस बी। गॉट इट बच्चा पार्टी? सिंपल है, नोट कर लेंगे ये वाला। अगर मैं अगले पे चलता हूं तो वो है बेटा फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है। फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में फोर्सेस, आइए देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं। दोनों के बीच में कुछ दूरी डी है बेटा, दोनों के बीच में कुछ दूरी डी है। इसमें I1 जा रहा है, इनफाइनाइट वायर से मान लेते हैं, और इसमें I2 करंट जा रहा है। आप अगर देखोगे बच्चे तो बड़ी सिंपल सी बात है, इस I1 में करंट जाएगा तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ड्यू टू दिस I1 मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना होगा भैया? म्यू नॉट इंटू I1 बाय 2 पाई
आर है ना, म्यू नॉट I1 बाई 2πr, सही है सर, म्यू नॉट I1 बाई 2πr, B1 कितना होगा, म्यू नॉट I1 बाई 2πr, सही है सर, बिल्कुल ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है किसी भी इस वाले वायर के किसी भी P पॉइंट पर अगर मैं निकाल रहा हूं तो क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। यहां पर जो B1 होगा वो कैसा होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये कैसा होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को है, ये देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को है, करंट ऊपर है, तो ये फिंगर मेरी लेफ्ट साइड को लग रही है, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये ऊपर जा रहा है, ये फिंगर मेरी लेफ्ट साइड को आप देख पा रहे हो बिल्कुल। इसका मतलब इस वाले के ऊपर फोर्स जो है ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये किधर लगेगा, लेफ्ट साइड को, किधर लगेगा भैया, लेफ्ट साइड को। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो है वो कितना है, अपनी करंट की वजह से I2, उसका अपना कुछ लेंथ है L, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से B1, और क्योंकि परपेंडिकुलर है तो sin 90। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, राइट बच्चा पार्टी। तो ये इधर को आ गया, यानी कि अगर आप इसको देखोगे तो I2 B1 की जगह म्यू नॉट I1 बाई 2π, ये R की जगह आप D लिख लो, कारण D दूरी आपने बताई है 2πd, तो ये हो जाएगा सर म्यू नॉट, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2I1 I2 बाई 4πd हो जाएगा, और लेंथ भी है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, राइट बच्चा पार्टी। और अगर मैं बोलूं फोर्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल f, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट 2I1 I2 बाई 4πd, म्यू नॉट 2I1 I2 बाई 4πd। बात समझ में आ गई, म्यू नॉट 2I1 I2 बाई 4πd, म्यू नॉट 2I1 I2 बाई 4πd। अब मैं इस वाले के अक्रॉस करंट पास कराऊंगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वही म्यू नॉट I2 बाई 2πd, या फिर म्यू नॉट 2I2 बाई 4πd, सही है जी। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखिए करंट ऐसा है आपका, करंट ऐसा है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, B2 इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ये क्या हो गया, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरी बाहर की तरफ को है, करंट कहां जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, देखिए ऐसे ऐसे करंट ऊपर जा रहा है, ये बाहर की तरफ को है, तो ये उंगली कहां की तरफ को होगी, राइट की तरफ को होगी, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा आपको, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2b, दैट इज अपने करंट की वजह से यानी I1 लेंथ, और B2 इंटू साइन 90, साइन 90 तो 1 हो गया। तो आप क्या करोगे सर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज I1 इंटू L इंटू B2, ये रहा म्यू नॉट 2I2 डिवाइडेड बाय 4πd, तो सर म्यू नॉट इंटू 2I1 I2 बाय 4πd इंटू L, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ बोल दूं दैट इज ऑल्सो F, which is mu naught into 2I1 I2 by 4πd। इसका मतलब सर ये वाला वायर इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला वायर इसको अपनी तरफ खींचेगा, कितने फोर्स के साथ, इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ, इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ। बात समझ में आ गई, इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ, बात समझ में आ गई, यस और नॉट गाइस। नाउ टॉर्क experienced by a current loop in a uniform magnetic field, torque experienced by a current loop in a uniform magnetic field। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क जो है एक्सपीरियंस बाय करंट लूप, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट में, मैंने नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट में एक कॉइल रखी है बेटा,
ऐसे ऐसे करके बच्चे मैंने कॉइल रखा है, PQRS। भैया मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान से देखोगे वायर में करंट इधर मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड की तरफ को, तो ये अंदर की तरफ को दबेगा और ये RS बाहर की तरफ को आएगा। ये अंदर की तरफ को दबेगा, ये RS बाहर की तरफ को आएगा। इस पे जितना फोर्स लगेगा F1 और इस पे जितना फोर्स लगेगा F2, ये एक ही लाइन के अलोंग है, तो F1 F2 तो आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। लेकिन ये PQ अंदर जा रहा है, RS बाहर आ रहा है, माने एक फोर्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, एक फोर्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो उस केस में भैया ये कुछ ऐसे वाली कहानी हो गई, ये कुछ ऐसा कंडीशन हो गया। देखो इसका जो लेंथ है वो A ले रहा हूं और ये जो लेंथ है वो B ले रहा हूं, ठीक है ना, B परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये कुछ ऐसा होगा कि एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, और अगर मैं यहां से देखूं तो ये कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये फोर्स कितना होगा, I B इंटू B, क्योंकि ILB होता है परपेंडिकुलर तो sin 90, I स्मॉल b इंटू कैपिटल B। तो आप यहां पर कह सकते हो बच्चे, आप यहां पर कह सकते हो बच्चे कि आपका टॉर्क जो होगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये d, ये A है। तो सर फोर्स क्या है, IBB, और ये d क्या होगा, तो सर साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर d अपॉन हाइपोटेनस A, स्मॉल d इज A साइन थीटा, तो यहां पर हो जाएगा A साइन थीटा। यहां पर हो गया सर BI साइन थीटा, और सर एक रेक्टेंगुलर लूप के लिए A और B एरिया है, तो BIA साइन थीटा। सर टॉर्क हो गया BIA साइन थीटा। सर टॉर्क हो गया BIA साइन थीटा फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। टॉर्क जो हो गया वो हो गया बेटा BNIA साइन थीटा। चाहे आप निब्बा साइन थीटा बोल दो, चाहे आप बनिया साइन थीटा बोल दो, अपने रिमेंबरेंस के लिए आप कुछ भी बोल दो, नो ऑफेंस, ठीक है ना, ठीक है ना। अब आपको तो मैंने बताया था NIA को तो MB बोल सकते हैं, सो टॉर्क बराबर MB साइन थीटा भी बोल सकते हैं, या टॉर्क को आप M क्रॉस B भी बोल सकते हो, या फिर टॉर्क को आप M क्रॉस B भी बोल सकते हो, या फिर टॉर्क को आप M क्रॉस B भी बोल सकते हो। ये हुआ आपका टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो सर ये तो हो गया, सर टॉर्क बराबर निब्बा साइन थीटा हो गया। सेकेंड लास्ट टॉपिक, या फिर यू कहो लास्ट टॉपिक इसके फिर एप्लीकेशन। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिटेल में पढ़ लेना, फिर से बता रहा हूं। एमसीजी क्या होता है, ये एमसीजी एक कॉइल है भैया, एक कॉइल है, उसको आपने हॉर्स शू मैग्नेट में रखा हुआ है। अब वो कॉइल जैसे ही, देखो टॉर्क तो एक्सपीरियंस करेगा तो वो घूमेगा। अब वो कॉइल जैसे ही घूमेगा तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा जो वापस अपनी तरफ आने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो आपने एक रस्सी से एक किताब बांध लिया, अब किताब को आपने ऐसा घुमाया तो वो वापस इधर आ जाएगा, इमेजिन करके देखो वापस आ जाएगा। तो यहां पर हमें क्या प्रूफ करना है कि उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। अल्टीमेटली मेरा मेन मोटिव क्या है, मान लेते हैं डिफ्लेक्शन फाई है, डिफ्लेक्शन फाई है या ट्विस्ट फाई है, चाहे डिफ्लेक्शन बोल दो चाहे ट्विस्ट बोल दो, ये फाई है। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। सर ये क्या होता है, एमसीजी एक डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट और टू मेजर वेरी स्मॉल करंट, टू मेजर वेरी स्मॉल करंट और टू डिटेक्ट करंट। दिस इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी।
ये क्या होता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू मेजर स्मॉल करंट और टू डिटेक्ट करंट। इसका प्रिंसिपल क्या होता है भैया? मैंने एमसीजी बता दिया क्या होता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है बच्चे? नोट्स तो आपको देखो मिल ही जाएंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? वही कहता है इफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। अगर मैं करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा तो टॉर्क लगेगा कितना? BNIA। सर टॉर्क लगेगा कितना? BNIA। सर पहले मैं इसका फिगर बना के दिखा देता हूं आपको। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ये हॉर्सशू मैग्नेट मतलब यू होता है, जैसे देखो यू शेप होता है ऐसे। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूं ना तो ये कुछ इस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का होता है ना हॉर्सशू मैग्नेट। तो थोड़ा सा मैं यू ऐसे करके बना देता हूं, दोनों का मुंह ऐसे करके बना देता हूं एक दूसरे की तरफ, है ना। मान लेते नॉर्थ पोल, मान लेते साउथ पोल। यहां पर ना एक टर्मिनल होगा, ठीक है ना, एक टर्मिनल होगा और इधर क्या होगा? कॉइल, इंसुलेटेड कॉइल है, इंसुलेटेड वायर है, ठीक है ना, वो ऐसे ऐसे बंधी हुई है, ठीक है ना, ऐसे करके। और इधर आगे जाके अगर आप देखोगे, इधर आगे जाके अगर आप देखोगे तो एक स्प्रिंग लगा हुआ है और इधर एक और टर्मिनल लगा होता है। बट ऑब्वियस है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो होगी और इसके अंदर करंट भी फ्लो करेगा, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क। अपनी मर्जी, आप करंट को कैसे भी ले लो, आप वही क्लॉकवाइज ही ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे करके ले लो, या इसको हल्का सा टेढ़ा कर दो, ट्विस्ट कर दो हल्का सा, थोड़ा सा जैसे पहले वाली कॉइल आपने बनाई थी वैसे करके बना लो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहां पर टॉर्क लगेगा BNIA, टॉर्क लगेगा बेटा BNIA साइन थीटा। पर मुझे तो ये चाहिए, तो मैंने क्या किया इस, अच्छा ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है बेटा, इंसुलेटेड मतलब वो प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना बेटा, प्लास्टिक की कोटिंग होनी, नहीं तो आपस में चिपक जाएंगे बेटा, नहीं तो आपस में चिपक जाएंगे। तो मुझे क्या चाहिए? टॉर्क बराबर बन गया साइन थीटा, ठीक है। पर मुझे तो ये चाहिए अल्टीमेटली, कोई बात नहीं, अभी तो ट्विस्ट करा ही नहीं, क्योंकि मैंने घुमाया तो ये कुछ डिग्री एंगल ट्विस्ट आया इसमें, कुछ डिग्री एंगल ट्विस्ट आया इसमें, ठीक है ना। मान लेते हैं मैंने 1 डिग्री घुमाया तो इसके अंदर कुछ 5 डिग्री का ट्विस्ट आया, 2 डिग्री घुमाया तो 2 का आएगा, और अगर K डिग्री घुमाऊंगा तो K5 का ट्विस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करो ना, ऐसा मत करो, इसको नॉर्मल कर दो यार, कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा? वो आपका K5 हो गया, जितना डिग्री उतना, ठीक है ना। सॉरी मैंने क्या बोल दिया, हाँ, अगर आपने 1 डिग्री उसको घुमाया तो मान लेते हैं कुछ ट्विस्ट आया, या यूं कहो कुछ टॉर्क लग रहा है तो उसमें कुछ ट्विस्ट आया। अगर आप 5 डिग्री घुमाओगे तो K5 आ जाएगा ट्विस्ट। तो अपने को इतना कुछ नहीं करना है, बस अपने को सिर्फ इतना रखना है कि सर मेरा जो रिस्टोरिंग टॉर्क आया वो K5 आया, वो कितना आ गया? K5 आ गया, सही है। एक टाइम के बाद ना बेटा आपका वो घुमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो वापस आएगा। उस केस में भैया जो अप्लाइड टॉर्क है और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है बराबर हो जाएगा। मानी BNIA साइन थीटा इज इक्वल्स टू K5। K क्या है? चाहे आप इसको टॉर्शनल कांस्टेंट बोल लो, चाहे आप इसको कुछ भी बोल दो, टॉर्शनल कांस्टेंट। तो यहां पर I कितना मिला? K5 अपॉन BNA साइन थीटा, K5 अपॉन BNA साइन थीटा। वाओ, मेरा काम आसान हो गया। मेरे को क्या चाहिए था? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, मुझे मिल गया। लेकिन देखो K अपॉन BNA तो कांस्टेंट है,
पर मुझे क्या मिला, पाई अपॉन साइन थीटा। अरे यार अब इस साइन थीटा का क्या करूं यहां पर, तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा 90 डिग्री। अगर ये साइन 90 डिग्री बन जाएगा तो सही रहेगा। उस केस में जो फील्ड है वो होती है रेडियल, और ऐसा करने के लिए मुझे इस फील्ड को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, या यूं कह दीजिए मुझे इस वायर को, ये जो वायर है ना, मुझे इसको लपेटना पड़ेगा किस पे, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर पे, सॉफ्ट आयरन कोर पे, चाहे सिलेंडर बोल दो, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, ठीक है ना, ताकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाए और वो मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ खींचे, ऐसे रेडियल हो जाए, रेडियल। अगर इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रेडियल हो जाए, ऐसा 90 डिग्री। तो उस केस में थीटा बन जाएगा 90 डिग्री और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा फाई। तो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर क्यों यूज किया, थीटा को 90 डिग्री बनाने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है भैया, एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट और टू मेजर स्मॉल करंट। यहां पर आपने हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर एक कॉइल रखा, इसका प्रिंसिपल क्या है, इफ अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, ठीक है ना। और अगर यहां पर देखेंगे तो उस टॉर्क की वजह से इसके अंदर अगर कुछ ट्विस्ट आएगा तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी जनरेट होगा, ये रहा के फाई। और मुझे क्या प्रूफ करना है यहां पर कि करंट जो है वो, मतलब जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, ये मुझे प्रूफ करना है। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो प्रूफ करना है कि जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ये प्रूफ करने के लिए मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब अप्लाइड टॉर्क हो रहा था तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी हो रहा था, इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर हो गए। ये कब होगा, एट इक्विलिब्रियम दोनों बराबर हो गए। यहां से मुझे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई बाई साइन थीटा मिला। साइन थीटा को, एंगल को 90 डिग्री करने के लिए मैंने यहां पर सॉफ्ट आयरन सिलेंडर डाला ताकि फील्ड बन जाए रेडियल और थीटा हो जाए 90 डिग्री। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फील्ड रेडियल हो जाएगी और थीटा हो जाए 90 डिग्री और मेरा करंट फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यहां तक लिख लिया, फिर आगे बढ़ाता हूं। यहां तक लिख लिया, फिर आगे बढ़ाता हूं। सर ये तो हो गया। सर आपने कहा नाउ I इज इक्वल्स टू K बाई बी एन ए, K बाई बी एन ए फाई, K बाई बी एन ए इंटू फाई, ये भी ठीक है। तो I बराबर G फाई लिख रहा हूं मैं। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखा है ना मैंने, इसको मैं G लिख रहा हूं विच इज K बाई बी एन ए। इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसको बोलते हैं बेटा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। बात समझ में आ गई, हमने इसको क्या बोला, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गॉट इट बच्चा पार्टी, ये भी सही है यार, ये भी सही है, दैट इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। सर अब बात आएगी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, कौन सा गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है। जैसे हमारे घर पे कोई छोटा सा बच्चा होता है, उसको आपने हल्का सा टच कर दिया, कुछ नहीं करा, भाई साहब चिल्लाने लगा, चिल्लाने लगी या बच्चा या बच्ची, ठीक है ना। और उस समय पापा मम्मी की डांट से या घर पे मान लो रिश्तेदार आ रखे हो, उनसे बचने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। हमारे जेब में 50 रुपए है, महीने में मिलते 50 है, हम उसको 50 की चॉकलेट दिलाने के लिए भी तैयार है। बड़ा सेंसिटिव बच्चा है। एक होता है ढीठ बच्चा, तुम थप्पड़ भी मार दो, कुछ नहीं कहूंगा मैं तुमको, ठीक है, वो बिल्कुल अपनी जगह बैठा रहेगा। दैट इज नॉट अ सेंसिटिव, ठीक है ना। यानी सेंसिटिविटी मतलब आप गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस हल्का सा करंट पास करा दो, बहुत हाई डिफ्लेक्शन हो जाए, बहुत हाई डिफ्लेक्शन हो जाए। गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ ऑन पासिंग अ वेरी स्मॉल करंट a very high deflection is produced, a very strong deflection is produced। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब सर
इसका मतलब सर आपका दो तरीके का सेंसिटिविटी होता है, एक तो करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक तो करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। सर करंट सेंसिटिविटी क्या है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है ये बता दो। करंट सेंसिटिविटी मतलब आईएस यानी डिफ्लेक्शन पास्ट पर यूनिट करंट। फाई अपॉन आई क्या था, के फाई अपॉन बी एन ए। फाई से फाई कटा, ये गया ऊपर, सो दिस इज बी एन ए बाई के, दिस इज बी एन ए बाई के करंट सेंसिटिविटी, दिस इज बी एन ए बाई के। बात समझ में आ रही है। अगला आ गया वोल्टेज सेंसिटिविटी विच इज डिफ्लेक्शन पास्ट, मतलब डिफ्लेक्शन शोन बाय गैल्वेनोमीटर ऑन पासिंग अ स्मॉल वोल्टेज वी। तो आप कह सकते हो सर फाई अपॉन आई आर, और आई कैन से फाई अपॉन के बाई बी एन ए, फाई इंटू आर। सर फाई से फाई कटा, दिस इज बी एन ए बाई के इंटू आर। ये तो आपका करंट सेंसिटिविटी है, सो दिस इज आई एस बाई आर। तो इसलिए आप वी एस को आई एस बाई आर भी बोल सकते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी को आप करंट सेंसिटिविटी पर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। गॉट इट बच्चा पार्टी? ये हो गया आपका सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी आई एस, voltage sensitivity Vs. I hope this is very, very clear to you all. Now after this, I will be showing you the derivation of, I'll be describing the derivation of conversion of a galvanometer into ammeter. The very second last और last topic जो है वो galvanometer को voltmeter में convert करना। पहले galvanometer को ammeter में convert करेंगे, फिर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे और मजे करेंगे, और फिर उसके बाद चैप्टर को खत्म करेंगे। सर कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को मैंने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। इस केस में बच्चे मुझे पैरेलल में एक बहुत ज्यादा स्मॉल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि टोटल करंट जो है ना वो लगभग वहां से पास हो जाए। अगर इससे इसका रेजिस्टेंस आरजी है, इससे ऐसा पास हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आई माइनस आई जी। मैंने पैरेलल में एक बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको मैं शंट बोलता हूं, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ताकि रेजिस्टेंस इतना कम ऑलमोस्ट करंट उसके पास चला जाएगा और मेरा गैल्वेनोमीटर खराब ना हो। पैरेलल में भैया पोटेंशियल सेम है, तो V को आप क्या कहोगे, आई जी आर जी बोल दो, चाहे V को आप आई माइनस आई जी इंटू एस बोल दो, दोनों को कर दो बराबर। तो सर आई जी आर जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस हो गया, तो सर एस बराबर आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। सर एस हो गया आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। सर एस हो गया आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई जी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चा पार्टी, ये मेरा वो शंट का वैल्यू भी आ गया, कितना आ सकता है। सो एमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैल्वेनोमीटर by connecting a very small resistance in parallel to it. The small resistance is known as shunt. Shunt का क्या काम होता है, अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है, this is a very small resistance, right? This is a very small resistance. अब क्योंकि स्मॉल रेजिस्टेंस है तो जितना करंट मैंने दिया लगभग करंट तो शंट ने अपने पास थ्रू पास करा दिया, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई जगह ही नहीं है। गैल्वेनोमीटर के पास कुछ करंट जाएगा जितना उसके पास जाना है, अगर ये बहुत हाई होगा तो ये जाने देगा नहीं, मजबूरन इसके अक्रॉस भेजना पड़ेगा, उसकी वजह से मेरा गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। गॉट इट गाइस? आई होप दिस इज क्लियर। सही है सर। द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। सर आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वी कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर बाय
अप्लाइंग अ वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज टू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में सीरीज, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दो तो हम वहां पर ऐसा कर सकते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो आप यहां पर क्या करोगे भैया, IG करंट जाएगा, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस RG, तो V तो क्या होगा, IG इंटू रेजिस्टेंस टोटल होगा RG प्लस R, तो V अपॉन IG हो जाएगा बेटा RG प्लस R, और आई कैन से दिस हाई रेजिस्टेंस इज V अपॉन IG माइनस RG। मैं फिर से बता रहा हूं सर, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय एडिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है बच्चे, इसका कारण है कि आप रेजिस्टेंस को इतना तेज, इतना ज्यादा कर दे रहे हैं कि करंट ऑटोमेटिकली बहुत कम जाएगा उसके अक्रॉस, और मेरा गैल्वेनोमीटर खराब नहीं होगा, और मेरा गैल्वेनोमीटर खराब नहीं होगा। और इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 4 हो जाता है खत्म। एंड आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर। अगर ऐसा है तो भाई लेक्चर को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो भैया।